तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। वहां पर हमने बात की थी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस में रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स था। और वही गॉस लॉ हम लोगों को मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है, लेकिन मैग्नेटिज्म में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं करेगा बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेगा। तो सबसे पहले जरा जान लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसको काउंट करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मेरे पास ये क्लोज सरफेस दिया है और इस क्लोज सरफेस से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रही हैं और क्लोज सरफेस से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी और पास होने के बाद हम इन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई के सिंबल से। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है B.A। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसे B.A से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। ओके, BA cos थीटा। अब जरा बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ है वो क्या बात करता है। अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं तो जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ B.ds इज इक्वल टू 0। ये गॉस लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में बताया गया है हमको। B.ds इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जरा ये इसको हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक इर्रेगुलर शेप दिया हुआ है, ठीक है ना, हमारे पास कोई भी एक इर्रेगुलर शेप दिया हुआ है जिससे हमें पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से इंटर करेंगी, यानी कि इस सरफेस में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। अब चूंकि ये एक इर्रेगुलर शेप है तो इर्रेगुलर शेप का अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो एग्जैक्टली मुझे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो मैंने BA cos थीटा लिखा है, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो ये जो मेरे पास इर्रेगुलर शेप है, इस इर्रेगुलर शेप को क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहां पर DS कंसीडर किया जिसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, जिसको मैंने n कैप से रिप्रेजेंट किया। n कैप क्या होता है? ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो हमारे पास एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल अगर देखा जाए जो कि थीटा है, और ये थीटा हमारा कहीं ना कहीं 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू कम है। लेकिन अगर ये इंटर वाले पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करूं जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस इर्रेगुलर शेप में इंटर कर रही हैं, यहां पर भी अगर मैं कोई भी छोटा सा एक एरिया एलिमेंट अगर कंसीडर करता हूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसको भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा n कैप से। यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल डिसाइड करूं, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ आगे इस तरह से बढ़ेगी और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये थीटा जो है ये कहीं ना कहीं हमारा 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि जो थीटा है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मुझे इस इर्रेगुलर शेप से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर करने होंगे और उन सभी से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताएगा। अब अगर यहां पर आप देखिए जो कि थीटा की वैल्यू हमको यहां पर क्या दिख रही है? 90 से ज्यादा दिख रही है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। और अगर थीटा की वैल्यू यहां पर 90 से कम है इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी cos थीटा की वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। देखिए cos 90 से ऊपर अगर वैल्यू देखते हैं तो वो सभी क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं, और अगर cos 90 के नीचे सारी वैल्यू देखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। अब यहां पर अगर कहें कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर की थी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर भी निकलेंगी, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर अगर मैं बात करूं जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर इंटर किया था वही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर एग्जिट भी करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों कंडीशंस में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन यहां पर अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जा रही थी, ठीक है, इनवर्ड फ्लक्स जो है हमारे पास वो कैसा है? निगेटिव है। इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव है और आउटवर्ड जो भी फ्लक्स है, ठीक है, आउटवर्ड जो भी हमारे पास फ्लक्स है वो कैसा है भाई?
वो पॉजिटिव है। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा कि इस इरेगुलर शेप से कितना मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो बताइए क्या होगा? वो होगा 0 के बराबर। ठीक है, इसीलिए यहां पर मैग्नेटिज्म में जो हमको गॉस लॉ बताया गया है, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ हमको यही बताया गया है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको बताया गया था कि जो गॉस लॉ हो रहा था वो एक क्लोज सरफेस पर अप्लाई किया जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो सरफेस है वो क्लोज ही होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी भी सरफेस हो सकती है, कैसा भी शेप हो सकता है। तो अगर इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा कितना होगा भाई? 0 होगा, और यही हमारा गॉस लॉ कहता है मैग्नेटिज्म। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।